वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी स्टेट पीसीएस टॉपिक वर्ल्ड ज्योग्राफी में द सन के बारे में, सूर्य के बारे में। यह हमारे सौर मंडल का सबसे महत्वपूर्ण और ऊर्जावान संरचना है। उससे संदर्भ में हम लोग तारों के बारे में लास्ट क्लास में हम लोग कवर कर चुके हैं। तो सेम चीज़, सूर्य भी एक तारा है। तो आगे हम इसके संदर्भ में बात करेंगे। आंतरिक संरचना इसकी कैसी है, आप फिगर में देख रहे होंगे आंतरिक संरचना कैसी है, उसके संदर्भ में हम लोग बात करने वाले हैं। साथ ही साथ इसके आपको क्या क्या बात होगी, सौर वर्ष क्या होता है, सौर परिक्रमण क्या होता है, सौर कलंक क्या होगा, सौर पवन क्या होता है, ऑरोरा बोरियोलिस क्या होता है, और यो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस क्या होता है, इसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। सूर्य का संरचना देख रहे होंगे आप, जिसमें कोर के बारे में चर्चा भी हम लोग करेंगे। अंदर कोर क्या होता है, रिलेटिविटी जोन क्या होता है, उसके बाद कनेक्टिविटी जोन क्या होता है। देखिए जिस तरह संरचना पर कोरोना क्या होता है, फोटोस्फीयर क्या होता है, सन स्पॉट क्या होते हैं, सभी पर चर्चा हम लोग करेंगे। क्रोमोस्फीयर क्या होता है, कॉर्नल होल क्या होता है, तो सभी पर हम लोग आगे क्लास में चर्चा करेंगे। तो आप क्लास में बने रहिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। और क्लासेस कैसी लगती है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख सकते हैं। और हम हमारे चैनल से, टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए इस बार कोड को स्कैन कर सकते हैं अपने गूगल स्कैनर से। साथ ही साथ या तो आप जाइए टेलीग्राम चैनल पर, युक्ति इस टाइप कीजिएगा, हमें वहां पाइएगा, तो आप हमसे लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। युक्ति इस प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो क्या लाभ होगा आपको, इस पर बहुत से टेस्ट चलाए जाते हैं। जैसे यूपीएससी स्टेट पीसीएस के टेस्ट होंगे जो बाईलिंगुअल होता है, हिंदी इंग्लिश मीडियम में होता है। तो एक बार विजिट जरूर कीजिए गूगल प्ले स्टोर से या तो एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारा ऐप युक्ति का, या तो विजिट भी कर सकते हैं live.uktis.in पर, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को भी हमसे जुड़ के लाभ ले सकते हैं, टेस्ट दे सकते हैं। चलिए, यूपीएससी सीएससी बैच चल रहा है, टारगेट बैच है, इसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएससी यूपीपीसीएस टारगेट बैच भी चल रहा है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। टॉपिक वाइज एमक्यू सीरीज चलता है, उसमें भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। 69 यूपीएससी टारगेट बैच चल रहा है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। जीएस कैप्सूल सीरीज 2.0 वो भी चलता है, उससे भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस है, इसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चलता है, तो इसका भी आप लोग लाभ ले सकते हैं। बहुत सी चीजें चलाई जा रही है, उसका आप लोग लाभ ले सकते हैं। चलिए हम लोग बात करेंगे आर्थिक संरचना के बारे में। लास्ट क्लास में आप लोग बहुत सी चीजें कवर की गई थी तारों के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको जो चीजें बताई गई है वो अलग होगा और बेहतर तरीके से चीजों को कवर किया होगा। आपके सारे डाउट्स जो होंगे, डाउट्स को क्लियर किया होगा। तो चलिए अब हम लोग अपने सौर मंडल के अपने सबसे ऊर्जा संरचना के बारे में बात करेंगे। फिगर में देख रहे होंगे, उसी से आपको समझ में आ गया होगा बहुत सी चीजें। तो क्या होता है उसके संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। जब भी हम पहले सूर्य की बात करें, कुछ बातों को पहले स्पष्ट कर लीजिए। क्या क्या किस रूप से कि यह सौर मंडल का, हमारे सौर मंडल का जनक के तौर पर भी, या तो सबसे ऊर्जावान संरचना के तौर पर भी इसको हम जानते हैं। जनक क्योंकि यही सबसे ऊर्जा का स्रोत हमारे सौर मंडल का है। और जनक या तो सबसे सौर विकिरण का कारक है, मात्रक हम जिससे प्राप्त कर सकते हैं, विकिरण का एक स्रोत है जो किसके केंद्र में क्या है, ऊर्जा का स्रोत उसे हम लोग बोलते हैं। तारे में जैसी फैसिलिटी आपको दिखाई गई थी, जो भी संरचना दिखाई गई थी, वही आपको सूर्य, क्योंकि सूर्य एक तारा है। यह याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसे नोट करके याद रखिएगा। यह एक है ना मध्यम मध्यम आयु का मध्यम तारा है। याद रखिएगा, मध्यम आयु का मध्यम तारा है। इससे भी विस्तृत तारा के बारे में मैंने लास्ट क्लास में कवर किया था, तो आप लोग को याद होगा। मैं उम्मीद करता हूँ ये सब चीजें आपको याद होगी। इसका व्यास का अगर हम बात करें, अप्रोक्सली अगर व्यास की बात करें, अर्थात इस बिंदु से लेकर इस बिंदु तक की दूरी की बात करें, तो ध्यान रखिएगा लगभग 3.84 लाख, याद रखिएगा लाख किलोमीटर है। याद रखिएगा इतना किलोमीटर आपको, 13.84 लाख किलोमीटर इसका व्यास है। इसका केंद्र का तापमान हम बात करें, इसके कोर का पॉइंट का बात करें, तो याद रखिएगा इसके कोर का जो टेम्परेचर है, कोर का तापमान जो है, तापमान वो कितना है, कोर का तापमान आपको याद रखना है लगभग 15 मिलियन के आसपास है ना। आपको लास्ट क्लास में भी तारे का तापमान के संदर्भ में बात किया था मैंने, तो 15 मिलियन के आसपास है। डिग्री सेंटीग्रेड याद रखिएगा, डिग्री सेंटीग्रेड। उसके बाद याद रखिएगा इसके द्रव्यमान की बात हम करें, अर्थात
संरचना में हम सूर्य की संरचना की बात करें तो इसके द्रव्यमान में क्या क्या चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा कुल द्रव्यमान का याद रखिएगा। द्रव्यमान की हम बात करें तो इसको 70% याद रखिएगा। 70% इसमें जो प्रतिशत भाग है क्या है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन के बाद कौन प्रक्रिया होती है और उसके बाद कौन सी प्रक्रिया होती है, उसके बाद लास्ट में कौन सी प्रक्रिया होती है, सभी लास्ट क्लास में मैं बताया हूँ। तो इसलिए आप हाइड्रोजन, अभी हम प्रारंभिक मध्यम आकार में चल रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। शुरुआत से हम लोग कहाँ तक आ चुके हैं, हाइड्रोजन तक आ चुके। तारे का जीवन चक्र यहाँ तक आ चुका हमारे सूर्य का। इसके आगे का चक्र क्या होगा, आपको हीलियम में आएगा, हीलियम में संलयन होगा। उसके बाद हीलियम का संलयन क्या में जाएगा, कार्बन में जाएगा। तो कार्बन के बाद क्या होगा, कार्बन का संरचना जब समाप्त हो जाएगा तो क्या होगा, इसका ब्लैक होल का जो संरचना मैंने आप लोगों को बताया था लास्ट में जो फेज है कृष्ण वेबर ब्लैक होल। तो अभी हम लोग कहाँ पर है, तो देखिए हम लोग मध्यम आकार के मध्यम क्षेत्र में है, तो इसलिए ध्यान रखिएगा, इसको इसलिए कहा गया है। तो 70% इसके भाग का क्या, द्रव्यमान का 70% हाइड्रोजन है। क्लियर हो रहा है ना, लास्ट क्लास में आप लोगों को कवर किया गया था, बताइए कमेंट सेक्शन में, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। अब 28% याद रखिएगा इसका लगभग हीलियम है। तो 28% हीलियम इसका चेंज हो चुका है, हीलियम भाग है। और 2% जो अतिरिक्त है, तो मैंने आप लोग क्या बोला था, 2% क्या होता है अतिरिक्त, आपको अन्य भारी तत्व है, जैसे लिथियम होगा, यूरेनियम होगा, है ना। आपको बाद में लोहा भी बनता है, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, तारों की संरचना में लिथियम होगा, हीलियम होगा, सभी चीजें होंगी। तो ध्यान रखिएगा 2%, इसका द्रव्यमान ऐसे है। उसके बाद याद रखिएगा इसमें नाभिकीय संलयन होगा। नाभिकीय संलयन होता है नाभिकीय संलयन। तो वो याद रखना है, नाभिकीय संलयन की ना प्रकृति याद रखनी है। तो यह क्या करेगा, इसके नाभिकीय संलयन जब होगा तो याद रखना है उस समय लगभग 40 लाख टन ऊर्जा है ना, आपको सूर्य ताप के रूप में हमें प्राप्त होती है। तो हमारे पृथ्वी तक आने में बहुत से कम लोग, इसका बाहरी आवरण बहुत कम है, पर इसके जब केंद्र में संलयन होता है तो 40 लाख टन ऊर्जा है ना इससे उत्सर्जित होता है। इसको आप लोग को याद रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा इसका आयु भी आपसे पूछ सकता है। तो आयु कितना होगा, आयु इसका लगभग आपको 4.5 अरब वर्ष है। अरब वर्ष इसका आयु है। तो इसमें जितने भी स्लाइड में आपको जितने भी पॉइंट बताए गए, ये सब सारे स्टेट पीसीएस में प्रश्न पूछा जा चुका है। यूपीएससी में यहाँ से बहुत बार प्रश्न कुछ पूछा गया है, आपको 1 2 3 पॉइंट बता के। इसका औसत आयु है ना, अर्थात इसका हमको कुल आयु की बात करें, औसत आयु तो आपको 4.5 के आसपास आयु अभी वर्तमान में है। पर अगर हम इसकी कुल आयु की बात करें तो याद रखिए 10 अरब वर्ष है। तो अर्थात है ना, हमारा जो सूर्य है वर्तमान में वह अभी लगभग आपको 5.5 अरब वर्ष बाद समाप्त हो जाएगा। ब्लैक होल की संरचना जो आती है तारों का, वो प्राप्त कर लेगा। तो हमारे पास सूर्य की ऊर्जा स्रोत प्राप्त करने का कितना है, आपको लगभग 5.5 अरब वर्ष शेष बचा है। इतने में हम लोग कितने जनरेशन जन्म लेंगे, मरेंगे, इसका कोई अता पता नहीं है। तब तक पृथ्वी भी बचेगी कि नहीं इसकी संरचना पता नहीं है, क्योंकि पृथ्वी में आप लोग सुनते हो ना 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ने की क्या स्थिति हो रही जलवायु परिवर्तन में, तो क्या होगा वो अभी कुछ डिफाइन नहीं है। पर याद रखिएगा इसका 10 अरब वर्ष बचा हुआ है। अब ध्यान रखना है नेक्स्ट, आपको आंतरिक संरचना में कुछ चीजें ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखना आंतरिक संरचना में, तो आंतरिक संरचना जो इसका होगा 3 तरीके से होगा। ध्यान रखिएगा, हम आंतरिक संरचना की बात करें तो आंतरिक संरचना की बात करें तो याद रखिएगा आंतरिक संरचना 3 तरीके से, 3 स्तर का होगा। 3 स्तर का होता है, जैसे केंद्र होगा। दूसरा आपको विकिरण मेखला, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मेखला, याद रखिएगा। और तीसरा याद रखिएगा सहवहनीय मेखला होगा। अब इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, केंद्र को हम लोग कोर बोलते हैं, है ना, केंद्र को कोर बोलते हैं। तो कोर देखिए आपको यहाँ पर है कोर। इसके बाद विकिरण रेखा, हम इसको क्या कहते हैं, रेडिएटिव REDI, आपको ATIV रेडिएटिव जोन इसको बोलते हैं। तो आप देखिए रेडिएटिव जोन आपको यहाँ पर मिलेगा, इसका बाहरी कोर के बाहर का जो आपको ठोस बिंदु वाला देख रहा है, इसको विकिरण मेखला कहते हैं। सहवनीय मेखला किसे कहते हैं,
संवहनीय मेखला आपको कन्वेक्टिव जोन कहते हैं। कन्वेक्टिव जोन देखिए कहाँ पर है, तो आपको ये बाहरी जो रेड कलर का दिख रहा है कन्वेक्टिव जोन में आता है। तो ये आपको 3 स्तर का आपको आंतरिक संरचना के संदर्भ में होगा। तो अब हम लोग एक एक करके केंद्र के बारे में पहले पढ़ेंगे। केंद्र क्या है, तो केंद्र क्या है, इसका केंद्र, सूर्य का केंद्र क्या, आंतरिक केंद्र क्या है। तो यह केंद्र के संदर्भ में कुछ चीजों को ध्यान में रखना है। सबसे पहले जो सूर्य का व्यास आप लोग को मैंने बताया, आपको केंद्र का व्यास अब कितना है, सूर्य का व्यास तो 13.84 लाख के आसपास है। तो आपको 84 के आसपास है, लाख किलोमीटर के आसपास। तो अब केंद्र का जो ये केंद्र जो कोर का पार्ट है उसका व्यास कितना है, उसका व्यास याद रखिएगा लगभग 3.8 लाख आपको किलोमीटर के आसपास इसका व्यास है। तो ध्यान रखिएगा केंद्र का व्यास अर्थात कोर का व्यास 3.48 लाख किलोमीटर है। अब इसका तापमान कितना है, इसका तापमान 15 मिलियन आपको तापमान डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है इसका। अगर तापमान की हम बात करें तो याद रखिएगा इसका तापमान। उसके बाद हम इसके अगर डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, अब इसका ताप पर जो परमाणु का विभाजन कैसे होता है यह भी याद रखना है। इलेक्ट्रॉन के नाभिक में इलेक्ट्रॉन का जो नाभिक है एवं नाभिक इसका जो है नाभिक उसके विभाजन के स्वरूप प्राप्त होगा, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं प्लाज्मा इसका नाम देते हैं। ये सब आप लोग साइंस वाले क्लास में पढ़े होंगे जहां तक मुझे उम्मीद है। प्लाज्मा याद रखिएगा, प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं या तो प्लाविका, याद रखिएगा प्लाविका भी बोला जाता है, इसे नाम दिया गया। अब यहाँ हो गया का निर्माण किया जाता है, निर्माण होता है, इसे याद रखिएगा किसका निर्माण होता है, प्लाज्मा या प्लाविका का निर्माण होता है। अब हम इसी स्थिति में नाभिक क्या होगा इसी संदर्भ में ध्यान रखिएगा। ये जब निर्माण हो जाता है तो एक ऐसी परमाणु के नाभिक एक दूसरे उच्च गति से टकराकर आपको नाभिकीय संलयन कराएंगे। यहाँ पर नाभिकीय संलयन हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, संलयन होगा, और ये संलयन विखंडन की प्रक्रिया आप लोग साइंस के क्लासेस में आप लोग जीएस के कैप्सूल में कवर किए होंगे। अब यह अत्यधिक ताप और दाब पर क्या होता है संग्रहित होगा। उसके बाद हाइड्रोजन जो हीलियम में परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोजन जो होगा क्या में परिवर्तित हो जाएगा, हीलियम में परिवर्तित हो। तो प्रश्न आपको यहाँ से पूछा गया है, तो यहाँ ध्यान रखिएगा संलयन से भी प्रश्न पूछा गया है, कौन से किस तत्व से किस में परिवर्तन, हाइड्रोजन से हीलियम बदलता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। अब याद रखिए इसमें बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है इसी प्रक्रिया में, जो मैंने अभी आपको बताया ना 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास का केंद्र का तापमान होता है, यही उत्पन्न होता है। अब याद रखना इसके अतिरिक्त अब है ना प्लाज्मा का चौथा अवस्था याद रखना है। चौथी अवस्था जो याद रखिएगा, नोट में आपको यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है, तो नोट यहाँ से याद रखना है कि पदार्थ का जो है आपको प्लाज्मा पदार्थ का चौथा अवस्था है, जो इसी से पूछा गया था क्या पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी है, चौथी अवस्था तो क्या है प्लाज्मा। यहाँ से मैंने आप लोगों को यहाँ प्लाज्मा बताया ना, प्लाज्मा। तो 3 अन्य कौन है, तो 3 अन्य याद रखना है, 3 अन्य याद रखना है। 3 अन्य ये पहला हो गया आपको ठोस होता है, द्रव होता है और आपको गैस होता है, तो तीसरा प्लाज्मा बोला जाता है। तो यह यूपीपीसीएस के एग्जाम में आपको पीटी में प्रश्न पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ तक क्लियर, किसी प्रकार का कोई दिक्कत तो मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट याद रखना है क्या, नेक्स्ट याद रखना है विकिरण मेखला याद रखना है। और हम लोग बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सभी नए स्टूडेंट है तो क्या चीजें समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बाद में क्या होगा फटाफट मैं चीजों को कवर कर दूंगा तो होगा आपको क्लास तो खत्म हो जाएगी पर आपका कंफ्यूजन कभी समाप्त नहीं होगा। और एक बच्ची ने वंदना ने मैसेज किया था कि सर जो क्लास हो रही है तो किस बुक से है, तो ये से आप 6, 7 और 8 वाले बुक को कवर कीजिएगा। हालांकि एनसीईआरटी आपको यहाँ चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी, मैं एनसीईआरटी का एक लिस्ट बना दूंगा, आप लोग एक स्लाइड पीडीएफ सेंड करवा देता हूँ 1-2 दिन के अंदर, तो आप लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं तो सब समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग बात करेंगे मेखला के बारे में, विकिरण जो मेखला उसके बारे में। तो क्या होता है तो ध्यान रखिएगा इसकी जो
कुल चौड़ाई है जो आपको रेडिएटिव जोन जो है इसकी चौड़ाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी कुल व्यास आपको ध्यान रखना है 3.84 लाख है, आपको किलोमीटर है, तो ये भी याद रखना है। ये भी सेम टू सेम 82 होगा, 84 वो हो गया, 82 ये होगा विकिरण मेखला। अब याद रखिएगा जो केंद्र के चारों ओर ढके हुए होता है, देख रहे केंद्र आपको यहाँ नजर आ रहा होगा, इसको चारों ओर से ढके हुए केंद्र को ये ढके हुए हैं, इसी को हम आपको विकिरण मेखला कहते हैं। अब याद रखिएगा यहाँ पर यह सूर्य के केंद्र से क्या करता है, सूर्य का केंद्र जो होगा, याद रखिएगा सूर्य के केंद्र से आपको है ना उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करेगा, केंद्र से उत्पन्न करेगा फोटोन उत्पन्न करेगा, फोटोन याद रखिएगा, फोटोन उत्पन्न करता है, फोटोन उत्पन्न करेगा। यह फोटोन ऊर्जावाहक कहलाता है। एक्स फोटोन, एक्स गामा किरण आपको किसी संघनन गैसीय मेखला से ही होकर गुजरती है, अर्थात आपको एक्स किरण आपको सुनते होंगे, एक्स किरण, और गामा किरण सुनते होंगे, गामा किरण, तो यहीं से आपको फोटोन की ऊर्जा से प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा आपको यहाँ से विकिरण जो मेखला रेडिएटिव जोन है, यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको फोटोन, और आपको फोटोन का ऊर्जा वाहक फोटोन प्राप्त हो, जिसमें से एक्स और गामा किरण आपको यहाँ नजर आता है, प्राप्त होता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट तीसरा जो आपको बताया गया था सहवहनीय मेखला, याद रखना है मेखला, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्टिव जोन बोलते हैं जिसे हम लोग, तो याद है CV याद रखिए, CZ याद रखिएगा, CZ जिसे हम लोग बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका विकिरण मेखला को क्या करता है, ये जो विकिरण मेखला, इस मेखला जो है, इस मेखला को ये घेरे रहता है, तो इस मेखले के संदर्भ में याद रखिएगा इसका कुल कितना 1.39 लाख किलोमीटर मोटाई इसका रहता है, मोटाई वाली क्या होती है, सहवनीय मेखला ये कहलाती है, रेडिएटिव जोन कहलाती है, कनेक्टिविटी जोन जो तीसरे स्तर पर होता है। फर्स्ट स्तर क्या हुआ, कोर हुआ, सेकेंड स्तर क्या हुआ, ये आपको रेडिएटिव RZ हुआ, और थर्ड क्या है, थर्ड आपको CZ है। तो याद रखिएगा कोर को CR कोड में दीजिएगा, CR याद रखिएगा, CR, RZ और CZ। अब ये फॉर्मेट याद रखिएगा, आपको याद हमेशा रहेगा सूर्य का आंतरिक संरचना में। अब यहां पर याद रखिएगा CR कितना है, CR लगभग 3.48 व्यास इसका है। इसका याद रखिएगा, RZ का याद रखना है, RZ का कितना किलोमीटर चौड़ाई इसका है, 3.84 है, और इसका CZ कितना है, CZ का 1.339 याद रखिएगा। तो आपसे यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि सबसे अधिक आपको व्यास किसका है, तो 3.48 देख रहे हैं, तो आपको RZ जो है, आपको विकिरण जो जोन है, मेखला है, वहां से आपको सबसे ज्यादा चौड़ा है सूर्य के आंतरिक संरचना में। तो चलिए आप इसे भी देखिएगा। अब ध्यान रखिएगा यह क्या होगा, एक परतीय है, एक परतीय संरचना है, याद रखिएगा क्या है, एक परतीय संरचना है, परतीय संरचना है, ठीक ना, एक परतीय संरचना अर्थात परत के अनुसार आपको नजर आएगा, जो कोशिकाओं के द्वारा निर्मित होते हैं, विभिन्न छोटी छोटी कोशिकाओं से निर्मित होता है, कोशिकाओं से निर्मित होता है, ध्यान रखिएगा। अब इसमें अब याद रखना, इसके अतिरिक्त कुछ चीजें आपको इससे रिलेटेड आपको प्रश्न पूछ सकता है, जैसे अब इसी से बाहर होकर ना सौर विकिरण निकलेगा, अब इसी प्रक्रिया से बाहर जाके सौर विकिरण, देख रहे छोटे छोटे लकीर आपको नजर आ रहा होगा, हम लोग सूर्य बनाते भी है तो देखते नहीं, ऐसे ऐसे हम लोग निकालते इसका विकिरण, तो ये सौर विकिरण आपको समझिए जो मेखला है। उसके बाद कोरोना आएगा, याद रखिएगा आपको कोरोना नजर आएगा, है ना, कोरोना हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद कोरोना, उसके बाहरी आवरण, तो कोरोना भी एक प्रकार का ऊर्जा ही आगे आपको होगा। तो याद रखिएगा अब जो सूर्य धरातल के ऊपर मंडल जो होगा, नेक्स्ट याद रखिएगा, यहाँ के अतिरिक्त यहां तक क्लियर, कोई दिक्कत? अब इसका जो धरातल है, ये देख रहे हैं, ये धरातल देख रहे हैं, धरातल यही है, ध्यान रखिएगा, सहवनीय मेखला है धरातल, ठीक है। अब इसको है ना, इस मेखला को हम लोग तीन तरीके से बांटते हैं, अगर हम यहाँ पे संरचना बना ले तो याद रखिएगा इसको तीन संरचना में बांटते हैं, एक प्रकाश मंडल,
प्रकाश मंडल याद रखिएगा, जिसे हम फोटोस्फीयर बोलते हैं, फोटोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा हम लोग क्या बोलेंगे, दूसरा हम लोग बोलेंगे इसको वर्णमंडल बोलेंगे, वर्णमंडल, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, स्फीयर बोलते हैं। और लास्ट के याद रखिए कोरोना। ये कोरोना नहीं, कोविड-19 वाला नहीं समझ लीजिए, कोरोना इसको भी बोला जाता था। एक इंटरव्यू में पूछा गया था किन्हीं को, मॉक इंटरव्यू में, कि कोरोना का अर्थ क्या होता है, तो कोरोना का अर्थ ये ना पूछकर आपको कोविड-19 के बारे में नहीं पूछकर हम लोग क्या बोले थे, इसके बारे में मॉक इंटरव्यू में पूछा गया। तो देखिए इस प्रकार से आप लोग शब्दों को भी फंसाया जा सकता है कि कोरोना, कोविड जो वैज्ञानिक नाम उसका क्या कोविड-19 है, पर हम उसे बोलचाल की भाषा में कोरोना बोलते थे ना। पर ध्यान रखिएगा, कोरोना शब्द जब भी चर्चा में आएगा तो आपको अपनी सारी दिमाग की सारी बत्तियां खुली रखनी है। कुछ शब्द रिलेटेड आएंगे तो सबसे पहले आपको जो सामने वाला आपसे पूछ रहा है उसके संदर्भ को समझने की कोशिश कीजिएगा, किस सेंस से प्रश्न पूछ रहा है। तो यहाँ रखिएगा ध्यान आप ये सब चीजों को लेकर। अब हम एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे। प्रकाश मंडल क्या है, अगर हम चित्र में देखें तो फोटोस्फीयर आप देखिएगा कहाँ पर है, फोटोस्फीयर आपको देख रहे होंगे, इसके आंतरिक संरचना के बारे में फोटोस्फीयर बोलता है। हम इसको वर्गीकृत कर दिए हैं अलग अलग तरीके से, कैसा नजर आता है, ठीक ना। अब इसको इसके अंदर का पार्ट मत समझ लीजिएगा आप। एक स्लाइड में इसके आंतरिक संरचना के बारे में बात किया गया है, दूसरे भाग में इसके ना बाहरी आवरण के बारे में बात किया गया, उसका कैसा नजर आता है, ठीक ना। तो फोटोस्फीयर हम लोग पढ़ेंगे, क्रोनोस्फीयर पढ़ेंगे, इस पार्ट को पढ़ेंगे क्रोनोस्फीयर को, और याद रखिएगा उसके बाद कोरोना को हम लोग पढ़ेंगे। कोरोना देखिए इसके बाहरी पार्ट को पढ़ेंगे। पिक्चर में जो एक तरफ दिया हुआ है, अप डाउन में दिया हुआ कोरोना का आंतरिक भाग, ठीक ना, आंतरिक भाग दिया हुआ है, और लेफ्ट जो नीचे राइट डाउन फॉरवर्ड में जो दिया हुआ वो आपको कोरोना का बाहरी पार्ट दिया हुआ है, जिसको आप लोग समझ सकिएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। तो नेक्स्ट इसमें देखिएगा प्रकाश मंडल में क्या होता है। अब हम लोग फोटोस्फीयर, तो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग लिखते हैं पीएस के बारे में, फोटोस्फीयर याद रखिएगा। यह क्या होता है, सूर्य के धरातल पर प्रकाश मंडल इसे कहते हैं, अर्थात सूर्य का जो धरातल होगा, सूर्य का धरातल, जैसे पृथ्वी का धरातल होता है ना, सूर्य का भी धरातल होगा, तो उस सूर्य के धरातल पर जो धरातल को हम लोग प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल क्योंकि यह प्रकाशित रहता है हमेशा, इसलिए प्रकाश मंडल के तौर पर इसे हम लोग देखते हैं। अब याद रखिएगा इसका तापमान कितना होता है, तापमान याद रखना है। इसका तापमान आपको लगभग 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा, ठीक ना, 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होगा। अब ये कई रंगों से होता है, कई रंगों का बना होता है, जिसमें कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा अवशोषित हो लेते हैं। तो इसमें रंगों का जो वर्गीकरण है, कई रंग होंगे, रंगों का वर्गीकरण अनेक है, जिसको है ना क्या कहते हैं, इसके वायुमंडल के द्वारा सॉरी वायुमंडल नहीं, इसके जो रंग मंडल है उसको, कुछ रंगों को यह मंडल प्रकाश मंडल अवशोषित कर लेता है। तो याद रखिएगा जहां प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहां काली रेखाएं बन जाती, जिसे हम लोग रेखाओं को याद रखना है। जिन रंगों का अवशोषण कर लिया जाता है ना, अवशोषण कर लिया जाता है अर्थात सोख लिया जाता है, उन रेखाओं को क्या कहते हैं हम लोग, याद रखिएगा यह शब्द पूछा है, फ्रॉनहाफर, फ्रॉनहाफर याद रखिएगा, फ्रॉनहाफर, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग सौर मंडल, सौर कलंक के रूप में हम लोग इसे बोलते हैं। क्या, सौर कलंक, सौर कलंक याद रखिएगा। सौर कलंक एक धब्बा है, स्पॉट है, आपको जगह जगह पर सौर कलंक देखने को मिल रहा होगा। सौर स्पॉट देख रहे हैं, ये धब्बा बाहरी आवरण देख रहे हैं, या फोटोस्फीयर का पार्ट में देख रहे हैं, है ना, छोटा छोटा धब्बा, जैसे चांद पर दाग है ना, आप लोग सुनते हो ना चांद पर दाग है, तो ऐसे ही सूर्य पर भी अगर जिस प्रकार रंग का अवशोषण कर लिया जाता है तारा प्रकाश मंडल के द्वारा, वहां पर स्पॉट बन जाता है, काला धब्बा बन जाता है, उसी को हम लोग सौर कलंक कहते हैं। तो आपसे प्रश्न यहाँ पूछ सकता है, क्या पूछ सकता है कि सूर्य के सौर प्रकाश मंडल पर जो काला धब्बा बनता है उसका कारण क्या होता है। आपको 2-3 कारण पूछ सकता है, जिसमें रंगों का अवशोषण जो कर लिया जाएगा तारा प्रकाश मंडल के द्वारा तारा पर, उसको ही हम लोग सौर कलंक बाद में बोलते हैं।
तो क्या कहता है, रंगों का अवशोषण होता है। क्या, विभिन्न जो रंग निकलते हैं, विभिन्न कलर निकलते हैं, कलर जो 7 रंग होते हैं ना, प्रकाश के 7 रंग, तो 7 रंगों का अवशोषण जो कर लिया जाता है, सोख लिया जाता है, किसके द्वारा, प्रकाश मंडल के द्वारा, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सौर कलंक। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत तो बताइएगा। एकदम स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चीजों को कवर कर रहे हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, इसी में, एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, आपको इसका वर्णमंडल के बारे में, जो क्रोमोस्फीयर है, सेकेंड जो सी, आपको सीपी इसको हम लोग बोल सकते हैं, क्रोमोस्फीयर, सीएसपी इसको बोलिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, क्रोमोस्फीयर, सीएसपी। याद रखिएगा, यह सूर्य मंडल का जो है, वर्णमंडल, जो सूर्य का वर्णमंडल है, सूर्य का वर्णमंडल, याद रखिएगा, वर्णमंडल, वर्णमंडल का क्या यह है, वायुमंडल यह है, क्या है, जैसे वायु हमारे सौरमंडल का, हमारे पृथ्वी पर वायुमंडल है ना, वैसे ही जो आपको वर्णमंडल है, क्रोमोस्फीयर है, वो क्या है, सूर्य का वर्णमंडल पर वायुमंडल कहलाता है। अर्थात जो हम लोग वर्णमंडल भी, प्रकाश मंडल पढ़े, फोटोस्फीयर पढ़े हैं, वर्ण क्रोमोस्फीयर का ये क्या है, क्रोमोस्फीयर का वर्णमंडल, ये धधकता हुआ आग का गोला टाइप का नजर आएगा, जो आपको ऐसे ऐसे है ना आकृतियों में नजर आएगा, जब जूम आप कीजिएगा। नहीं तो आपको इसको समझने के लिए क्या करें, वीडियो देखिएगा, किसका, नासा का वीडियो देखिएगा, नासा का डालिएगा आंतरिक संरचना, तो आपको नासा, आपको वहां पर एक वीडियो रिलीज की हुई, आप उसे अच्छे तरीके से देख के समझ सकते हैं कैसे यह वायुमंडल इसका है, गर्म वायुमंडल होगा, हमारे जैसा नहीं रहेगा ना, गर्म है, इतना टेम्परेचर हाई है तो गर्म ही रहेगा। तो याद रखिएगा यहाँ पर कि यह एक आवरण के रूप में लगभग कितना किलोमीटर के मोटाई के आसपास है, तो लगभग 2000 से, याद रखिएगा, 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है, अर्थात मोटा है। अर्थात हम बात करें इसके बारे में, मान लीजिए ये क्या है, वर्णमंडल है, वर्णमंडल बाहरी है, तो यहां से लेकर लगभग 2 से 3000 जो मोटा आवरण है ना, वो क्या है, आपको यही वायुमंडल आपको के रूप में देखने को मिलेगा, जिसे हम लोग मोटाई, यह गर्म गैसों में निर्मित होती है। याद रखिएगा, यह इतना इसका घनत्व तेज होता है ना, इसका वर्णमंडल का घनत्व, इतना घनत्व याद रखिएगा इतना भारी होता है कि प्रकाश मंडल से ये बाहर नहीं निकल पाता, अर्थात ये जो प्रकाश मंडल है उससे बाहर नहीं निकल पाएगा, अर्थात उसी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, चीजों को अपना प्रक्रिया अपनाता है। अब यहाँ ध्यान रखिएगा, यह वर्णमंडल से एक नोट करके याद रखना है, क्या नोट याद रखना है, नोट याद रखना है, क्या याद नोट रखना है, वर्णमंडल, वर्णमंडल कहने का अर्थ क्या हो गया, सीएसपी है ना, सीएसपी क्या है, प्रकाश मंडल, प्रकाश मंडल अर्थात क्या है, प्रकाश मंडल आपको पीएस, फोटोस्फीयर हो गया, फोटोस्फीयर, ठीक है, फोटोस्फीयर के की अपेक्षा क्या होगा, गैसों का घनत्व कम है, घनत्व कम है, याद रखिएगा, ये आपको नोट करके याद रखना है। और क्या, घनत्व कम है पर ताप क्या है, अधिक है, घनत्व कम है पर ताप अधिक है, तो आपको यह प्रश्न पूछा जा सकता है, तो इसको कवर करके रखना है। अब याद रखेंगे हम लोग, अब इसके बारे में एक चीज और याद रखना है, सीपी के बारे में क्या याद रखना है, कि वर्णमंडल जो है ना, वर्णमंडल जो आपको क्रोमोस्फीयर है, याद रखिएगा, सीएसपी जो है वर्णमंडल का जो आरंभ है ना, आरंभ प्रकाश मंडल से होगा, आरंभ प्रकाश मंडल से, है ना, होता ही है, पहले तो यही आएगा तब ना वो होगा, तो पहले आरंभ प्रकाश मंडल से होगा, कि ऊपरी जो परत है, उस पर जो ऊपरी परत है, यहां क्या होगा, नेगेटिव, ऋणात्मक हाइड्रोजन होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन, नेगेटिव हाइड्रोजन कम हो जाते हैं, कम हो जाता है। आपको यहां से यह प्रश्न पूछ सकता है, इसको भी कवर करना है। क्लियर,
तीन ग्राफ है, तीन ग्राफ को याद रखना, एक इधर जाता है, एक इधर जाता है, एक नीचे जाता है। इस ग्राफ को अच्छे तरीके से कवर करना है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कोरोना के बारे में। जो हम लोग को कोरोना कोविड-19 जो 19 से लेकर परेशान किया, फिर आ गया बदमाशी करने हमारे देश में। तो याद रखिए, आप लोग बच के रहिएगा, थोड़ा सा अच्छे से कवर कीजिएगा। चलिए कोरोना के बारे में आंतरिक संरचना में बात करेंगे तो याद रखिएगा, यह सूर्य का जो आवरण है, सूर्य का जो वायुमंडल है उसका क्या सबसे बाहरी आवरण है, सबसे बाहरी आवरण है। सबसे बाहरी आवरण क्या है, आपको कोरोना है। अब याद रखिएगा, अब यह बाहर की ओर क्रस्मत छीन होकर क्या करती, आयन और इलेक्ट्रॉन पौनों में बदल जाती है। क्या बोलती है, आयन प्लस इलेक्ट्रॉन की पौने भी इसको बोलते हैं, कि पौने भी बोलते हैं। हम लोग अगर बोलचाल की भाषा में अगर इसे देखें तो आयन प्लस इलेक्ट्रॉन की पवन भी इसको हम लोग बोलते हैं, जिसे हम लोग सौर पवन भी कहते हैं। सौर विंड हम लोग बोलते हैं, सन विंड बोलते हैं, सौर पवन। यही बार बार आपको नजर आता होगा, देखते हैं, जूम करिएगा कभी भी सूर्य की तरफ, आंख रेगुलर देखिए तो सूर्य ना जलता हुआ तरीके से नजर आएगा। यही निकलता हुआ सौर जो पवन है आपको नजर आता है। ठीक है ना, क्लियर यहाँ तक। अब कोरोना से रेडियो तरंग निकलती है, ये आपको प्रश्न पूछ सकता है, कोरोना से क्या निकलता है भाई, कोरोना से क्या निकलता है, तो कोरोना से निकलता है रेडियो तरंग। और आपको मैंने बताया ना, अंतरिक्ष में केवल रेडियो तरंग ही अधिक है। आप लोग को लास्ट क्लास में बताया था, कहीं भी जाना है तो रेडियो तरंग हम लोग चीजों को कवर करते हैं। अब ध्यान रखिएगा, इसके ध्रुवीय भाग जो होगा, इसका ध्रुवीय भाग होगा, किसी प्रकार का छिद्र होता है, एक होल बनता है, उसे हम लोग कोरोना होल कहते हैं। ये सब चीजें आपको कवर करना है। यहाँ तक कवर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। कितना मिनट हो गया देखें, 35 मिनट के आसपास हो ही गया होगा। ये सौर वर्ष है, तो याद रखिएगा, अगर सौर वर्ष के बारे में हम लोग अगर बात करें, सूर्य का सौर वर्ष, याद रखिएगा सूर्य का सौर वर्ष। मैं यहाँ पर पृथ्वी का भी दे दिया हूँ, कुछ कारण है उसके लिए। सौर वर्ष की हम बात करें, सूर्य का सौर वर्ष, तो याद रखिएगा सूर्य अपने अक्ष पर भी घूम रहा है, ठीक ना। यह भी सौर मंडल का परिक्रमा कर रहा है ना, और यह सौर मंडल हमारा है। मान लीजिए आपको मैंने उस दिन बताया था, जो सौर मंडल मंदाकिनी जो हमारा है, उसके तीसरे ग्रह पर सूर्य है, उसके आसपास हमारा ग्रह है, उपग्रह है। तो ये भी मंदाकिनी का चक्र काटा, तो अपने परिक्रमण ये कब करता है, कितना करता है, ध्यान रखिएगा। यह आकाश गंगा, हमारी जो आकाश गंगा है, याद रखिएगा, आकाश गंगा मंदाकिनी, याद रखिएगा, लास्ट क्लास में सभी चीजें कवर की जा चुकी है। तो मंदाकिनी की मध्यवर्ती क्या है, मध्यवर्ती, याद रखिएगा, मध्यवर्ती घूर्णनशील है। मैंने उस दिन भी कवर किया था, आप लोगों को कवर बताया था ये सब चीजें। घूर्णनशील भुजा पर अवस्थित है। यह पृथ्वी के जैसे सूर्य पृथ्वी का, जैसे देख रहे हैं ये सूर्य है, सूर्य का परिक्रमा कर रहा है। एक सेकंड में थोड़ा सा कलर चेंज कर दूं, नहीं तो नजर नहीं आएगा। चलिए, यहाँ सूर्य देख रहे हैं, सूर्य का परिक्रमा पृथ्वी कर रहा है, एक निश्चित पाथ पर घूर्णन कर रहा है ना। तो इसी तरह क्या करता है, यह भी घूर्णन करता है। आपको किसका करता है, तो ये करेगा, आपको मंदाकिनी की परिक्रमा करता है, जो घूर्णन, इस मंदाकिनी का घूर्णन करेगा। और यह कितने वर्षों में करता है परिक्रमा, ध्यान रखिएगा, 250 मिलियन वर्ष, या हम लोग इसको ये भी कह सकते हैं 25 करोड़ वर्ष। कितना, 25 करोड़ वर्ष इसका रहता है घुलनशील। तो ये याद रखना है, इसको घुलनशील, इस अवधि को हम लोग एक सौर वर्ष के रूप में हम लोग क्या बोलते हैं, सौर वर्ष के रूप में इसका वर्गीकरण करते हैं, है ना। इस जो 25 करोड़ वर्ष में होगा तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सौर वर्ष बोलते हैं। अगर परिक्रमा जो आकाश गंगा का कितना वर्ष में करेगा, ये जो आकाश गंगा इसका जो परिक्रमा करेगा, ये कितने सालों में करेगा, 25 करोड़ वर्ष लगता है। तो सोच के देखिएगा, और कितनी स्पीड से बढ़ रहा, चल रहा है। तो ये सब चीजें आपको कवर करनी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे, ये 2 क्लास लिया जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोलर रोटेशन क्या है,
उस सौर परिक्रमण क्या है, सभी पर चर्चा किया जाएगा और चीज़ों को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। धीरे धीरे हम लोग चीज़ों को समाप्त करेंगे ताकि चीज़ों को समझ सके। फटाफट चीज़ों को अगर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, क्लास तो खत्म हो जाएगा पर कंफ्यूजन बहुत रहेगा, जो बाद में आपका सर दर्द भी बढ़ाएगा, मेरा भी सर दर्द बढ़ाएगा, इसलिए कि बार बार चीज़ों को समझाना पड़ेगा। इसलिए समय के साथ चीज़ों को पढ़िए, क्योंकि आप सभी लोग नए हैं। तो चलिए लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में कल। धन्यवाद। जय हिंद।